आज हमारा चैप्टर जो है वो उसका सेकंड पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरी का पोर्शन था, वो हमने कंप्लीट किया। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं इस चैप्टर के। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पहला पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी जरा स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, स्टेटमेंट को समझिएगा। A potential difference is applied across the ends of copper wire. हमने कोई वायर है कॉपर की, उसको हमने पोटेंशियल दिया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस? पहली पहली बात है तो बेटा एक रिलेशन आपको बता देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के। 5 रिलेशन हमने पढ़े। कौन कौन से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी रेजिस्टेंस, लेंथ, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मुझे बताया, सवाल में बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कॉपर वायर के क्रॉस अप्लाई करते हैं। तो बेटा जरा मुझे ये बताएं कि अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा उसने मुझे पूछा, दूसरी चीज वो ये कि डिक्रीजिंग इन लेंथ। अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी बात, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी। 3 बातें उसने मुझसे पूछी कि पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाइड करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कब? जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, जब आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो हमने देखा कि तीनों केसेस के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तीनों केसेस के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डू बेंड इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? अब हम बेटा ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर आप स्मॉल बेंड की बात कर रहे हैं, ऐसी बेंडिंग जिससे लेंथ और एरिया इफेक्ट ना हो, ऐसी बेंडिंग जिससे लेंथ या एरिया आपके पास इफेक्ट ना हो, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप बेंडिंग करते हैं, स्मॉल नहीं है, ज्यादा बेंड कर देते हैं और उस बेंडिंग से लेंथ और एरिया के अंदर चेंजिंग आ जाती है, एरिया लेंथ चेंज हो जाते हैं, तो उसके चेंज होने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन दोबारा एक दफा सुन लें कि डू बेंड, क्या छोटा सा बेंड हम देते हैं, उसको मोड़ते हैं तार को थोड़ा सा, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस के ऊपर तब फर्क पड़ेगा जब बेंडिंग से लेंथ या एरिया डिस्टर्ब हो, अदरवाइज रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर करें सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेजिस्टेंस? ये आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है, जिसमें आपने एक कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर का एक टॉपिक पढ़ा था
और एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस और टॉलरेंस का क्या मतलब है। देखिए मेरे पास तीन कलर हैं, एक है ब्राउन, एक है ग्रीन, एक है रेड और चौथा जो बैंड है, चौथा बैंड गोल्ड का है। तो हमने पढ़ा था कि गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो ±5% होती है और सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है वो ±10% होती है। तो अब सबसे पहले हमने कहा था फर्स्ट बैंड इंडिकेट फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट पे क्या आया हुआ है? ब्राउन। ब्राउन हमने नंबरिंग देखी थी। ब्राउन की नंबरिंग क्या है? ब्राउन की नंबरिंग हमारे पास ये 2 के ऊपर था, तो हमने 0 से स्टार्ट की थी नंबरिंग। तो ब्राउन की नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1। तो ब्राउन की जगह के ऊपर हम क्या लिख लेंगे? 1। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन हम लोगों ने पढ़ा था, ये छठे नंबर पे था और हमने नंबरिंग 0 से स्टार्ट की थी, तो इसका नंबर क्या आएगा? 5। उसके बाद आपके पास है रेड। थर्ड बैंड इंडिकेट नंबर ऑफ जीरोस। हमने रेड को देखा, ये तीसरे नंबर पे था और इसका जो नंबर था वो 2 था। अब जो इसका नंबर होगा उतने जीरो लगा देने हैं। इसका नंबर क्या है? 2। तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे? 2 और प्लस माइनस कर देंगे 5%। अब आपके पास इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जिसमें आप 1500 का 5% ऐड कर देंगे और एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जिसमें से आप 1500 का 5% क्या कर देंगे? वो माइनस कर देंगे। तो दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है ऊपर अगर सर, दूसरा इसका पार्ट है, उसके अंदर आपको येलो दिखाया हुआ है, व्हाइट दिखाया हुआ है, ऑरेंज दिखाया हुआ है और सिल्वर दिखाया हुआ है। येलो आपके पास किस पे है? 4 पे। व्हाइट आखिरी था, 9 होगा इसका। ऑरेंज इसका जो नंबर है वो कितना है? ऑरेंज का 3। तो इसमें क्या आ जाएंगे? 3 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। येलो की जगह के ऊपर 4 लिख दिया, व्हाइट की जगह के ऊपर 9 लिख दिया और ऑरेंज की जगह के ऊपर नंबर ऑफ जीरोस लिख दिए। कितने लिख दिए? 3 ±3। और टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस का मकसद मीनिंग होता है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन मार्क वैल्यू, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? टॉलरेंस का नाम देते हैं। ऊपर कीजिएगा सर। अच्छा, उसके बाद है कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक मज़ामत है। क्यों मज़ामत है? कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी कंडक्टर का, तो लैटिस के जो एटम होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुलयन बढ़ता है। उस कुलयन के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी की तरह का है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबे ओम्स लॉ। वो कहता है जब आप ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप फिलामेंट को स्टडी करते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब को, तो कौन कौन से मसाइल और कौन कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। हमने पढ़ा था कि शुरू के अंदर जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसके ऑन करने से करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, टाइम के गुजरने से एटम्स के अंदर लैटिस के एटम के दरमियान कुलयन बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन रखी थी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लाइटेड बल्ब है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। उसके बाद है आपको जनाब दो वैल्यूज दी गई हैं, उसमें आपने बताना है कि किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक आपके पास बल्ब है 100 वाट का और दूसरा बल्ब है आपका वो जनाब आपके पास है 500 वाट का। इसमें आपने क्या बतानी है? आपने रेजिस्टेंस बतानी है। आपको पता है फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। और आर किसके बराबर हो जाएगा? आर हो जाएगा वी स्केयर ओवर पी।
तो आप R1 फाइंड करें 220, इसका स्केयर लेके 500 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 96.8 ओम आ जाएगा। दूसरा बल्ब आपके पास जो है वो 100 वाट का है, तो उसको आप क्या करें, 220 उसका स्केयर लेके 100 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास 484 आता है। तो यहाँ देखें आपके पास बेटा जो आंसर आ रहा है वो किसका ज्यादा है, आपके पास आंसर 100 वाट वाले बल्ब का ज्यादा है, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस से कम होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्किट विच गिव्स कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। ये बेटा हम लोगों ने कौन सा सर्किट पढ़ा था जो हमें वेरिंग पोटेंशियल देता था, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर हमने पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर जब इसको चेक किया तो ये आपको क्या देता है बेटा, ये आपको वेरिंग पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल ऊपर कीजिएगा सर, टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ क्वेश्चन है व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीज। अब देखिए वी टी ई माइनस आई आर है, ई में से कोई चीज माइनस हो रही है। अगर फर्ज करें पहले करंट की वैल्यू ई की वैल्यू आपके पास थी 10 और करंट की वैल्यू थी 2 और आर की वैल्यू थी 1, तो 10 में से आप 2 को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अब करंट की वैल्यू इंक्रीज 2 से होकर कितनी हो गई, 4 हो गई है। तो आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो 10 माइनस 4 हो जाएगा। पहले आंसर 8 आ रहा था, अब आंसर कितना आएगा, अब आंसर आपके पास 6 आएगा। तो जब करंट इंक्रीज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू, करंट जब सर्किट के अंदर ड्रॉन मैक्सिमम होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ऊपर करें सर। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप लोग जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम 4 रजिस्टर R1 R2 R3 इस तरह अटैच करते हैं तो ये सारी रेजिस्टेंस मिलकर एक लूप या एक मैश बनाती हैं। तो जिसका फार्मूला हमने पुट किया था R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो हमने कहा था कि लेट R4 इज अननाउन, तो उसकी जगह के ऊपर हमने क्या पुट कर दिया था, उसकी जगह के ऊपर हमने x पुट कर दिया था। और x किसके बराबर था, x बराबर था हमारे पास ये बेटा R2 R3 ओवर R1। इस तरह हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।